हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए हम लोग मध्यकालीन इतिहास की क्लास लाए हैं। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत की अगर बात की जाए तो इसके कार्यकाल की बात की जाए तो इसका कार्यकाल होता है 1206 से लेकर 1526 ईस्वी के बीच। ये दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल होता है। और अब हम लोग जान लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत पर आखिर कितने वंशों ने शासन करते हैं और उनका कौन सा क्रम होता है। अभी तक हम लोग आपको बता चुके हैं कि दिल्ली सल्तनत पे 5 वंश शासन करते हैं। वे वंश होते हैं कुतुबुद्दीन, जिन्होंने कुतुबी वंश की स्थापना करते हैं, कह सकते हैं इसको ले लीजिए। गुलाम वंश शासन करते हैं, उसके बाद खिलजी वंश शासन करते हैं, उसके बाद तुगलक वंश शासन करते हैं, उसके बाद सैयद वंश शासन करते हैं। जो आखिरी वंश होता है वह होता है लोधी वंश। हम लोग आज की क्लास में लोधी वंश के बारे में या लोधी वंश जो दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि आखिर जो लोधी वंश होता है, लोधी वंश की स्थापना किसने करते हैं और साथ ही साथ उनका कार्यकाल कब से कब होता है। इन सब के साथ साथ उन्होंने अपने दिल्ली कह सकते हैं दिल्ली साम्राज्य के विस्तार में क्या क्या नीतियां अपनाते हैं, उन्होंने अपने प्रजा के हित में कौन से कार्य करते हैं, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो 5 वंश हैं इन सब के बारे में हम लोग देखा जाए तो जो 4 वंश के शुरू के 4 वंश हैं इनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। और उनसे संबंधित या जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से उन सभी को आपको लिखा दिए गए हैं। आप उनको पढ़ते रहिए और उसको रिवीजन करते रहिए। रिवीजन करने के दौरान अभी आपके पास जो भी पीवाईक्यू या कह सकते हैं जो भी टेस्ट होगा आप उसको सॉल्व करते रहिएगा। सॉल्व करने से आपको एक आभास हो जाएगा या एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ, दिल्ली सल्तनत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं और जितने भी पॉइंट या बिंदु लिखाए गए हैं क्या उससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इन सब के बारे में पता चल जाएगा। पता होने के बाद फिर आप अपनी परीक्षा को निरंतर या कह सकते हैं अपने तैयारी को फिर उसी ट्रैक पे रखेंगे। चलिए हम लोग आज लोधी वंश के बारे में बात करेंगे। लोधी वंश के अगर कार्यकाल की बात की जाए तो इसका कार्यकाल कब से कब बताया गया था? 1451 से लेकर 1526 ईस्वी के बीच बताया गया था। आप कह सकते हैं जो दिल्ली सल्तनत का सबसे एक्टिव वंश होता है, कह सकते हैं गुलाम वंश के प्रारंभ से लेकर लोधी वंश के अंतिम समय तक दिल्ली सल्तनत होता है। आज हम लोग लोधी वंश के बारे में, इनका कार्यकाल कब से होता है? 1451 से लेकर 1526 ईस्वी के बीच ये लोधी वंश का कार्यकाल होता है। अब इसके साथ ये जान लेते हैं इसके संस्थापक कौन थे। इसके संस्थापक थे बहलोल लोधी। आपको बताया गया था कौन थे संस्थापक? संस्थापक कौन बताए? संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ही संस्थापक थे। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी होते हैं। एक बार हम कल इनके इतिहास के बारे में जान गए थे कि इन्होंने कैसे दिल्ली सल्तनत पे एक नए वंश की स्थापना करते हैं और इनका संबंध किस देश से होता है। और इन्होंने जब दिल्ली में आखिर जब अपना साम्राज्य या कह सकते अपने नींव स्थापित कर रहे थे, इनको किस चीज़ कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, ये आपको बताया गया था। देखा जाए तो जब ये दिल्ली सल्तनत पे कह सकते हैं जो लोधी वंश होता है, लोधी वंश का संबंध देखा जाए तो ये अफ़गान होते हैं, अफ़गानों से संबंध होता है। और अफ़गान होने के साथ साथ जो अफ़गान क्षेत्र के पास जैसे लगमान हुआ, मुल्तान हुआ, इन सब के साथ इन सब के क्षेत्र में ये अफ़गान निवास करते थे। उसके पश्चात जब इनके चाचा या कह सकते हैं जो बहलोल लोधी होते हैं, इनके चाचा होते हैं इस्लाम खां। इस्लाम खां की मृत्यु होने के पश्चात सरहिंद का क्षेत्र इनको मिल जाता है। सरहिंद का क्षेत्र मिलने के पश्चात कह सकते हैं कि सरहिंद के ये सूबेदार नियुक्त होते हैं। इतने जो मुल्तान हुआ, लगमान हुआ, सरहिंद का क्षेत्र होता है, इतने लंबे क्षेत्र या कह सकते हैं इतना विस्तृत क्षेत्र होने के पश्चात इतने लंबे क्षेत्र होने के पश्चात इन्होंने आसपास के क्षेत्रों पे भी आक्रमण करते हैं। आक्रमण करने के पश्चात वे इन पर विजित करते हैं। विजित होने के पश्चात देखा जाए तो ये सैन्य कुशल कह सकते हैं जिनके अंदर है, जो बहलोल लोधी होते हैं इनके अंदर सैनिक गुण निहित है या कह सकते हैं एक योग्य सैनिक या सेना नेतृत्व करने वाले होते थे। इस वजह से जब ये सैयद वंश के जो तीसरे शासक थे मोहम्मद शाह के शासनकाल में इन्होंने अपनी योग्यता से जो मोहम्मद शाह थे इन्हें प्रभावित करते हैं। प्रभावित करने के पश्चात इन्हें आमिर पद पर नियुक्त करते हैं। आमिर पद पर नियुक्त होने के पश्चात इन्होंने अपनी योग्यता से और आगे अपनी आमिर पद पर नियुक्त होता है। ये अपनी योग्यता से आमिर पद प्राप्त करते हैं। आमिर पद प्राप्त होने के पश्चात एक समय ऐसा भी आता है जो उस समय मोहम्मद शाह थे कह सकते हैं जो खिलजी वंश के जो सैयद वंश के तीसरे शासक थे उनसे अधिक साम्राज्य था कह सकते हैं। अगर वो कहीं युद्ध पे जाते थे, जैसे उन्होंने बंगाल अभियान पे जा रहे थे, तो उन्होंने बहलोल लोधी से युद्ध के लिए सहायता मांगी। तो ये इतना बड़ा साम्राज्य इनका स्थापित हो जाता है। इसी के साथ साथ अगला पॉइंट बताया गया था कि जो अलाउद्दीन जो सैयद वंश के आखिरी शासक होते हैं अलाउद्दीन आलम शाह होते हैं, वे जो उस समय के वजीर होते थे हामिद खां के नेतृत्व में वे दिल्ली को छोड़ के चले जाते हैं। कह सकते हैं कि दिल्ली पे जो हामिद खां थे और अलाउद्दीन आलम शाह थे उन दोनों के बीच अनबन होता है। तो इस वजह से वे दिल्ली छोड़कर बदायूं चले जाते हैं। बदायूं पे एक स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ दिल्ली को वे
हामिद खां के नेतृत्व में छोड़ जाते हैं। इस प्रकार और उसके आगे हामिद खां जो होते थे वे दिल्ली पे शासन करना चाहते थे। इसी वजह से वे बहलोल लोदी के अपने पास बुलाते हैं, या कह सकते हैं उनका सहयोग चाहते थे। लेकिन इसी बीच जो बहलोल लोदी होते हैं, बहलोल लोदी की पहले से ही मंशा थी कि वे दिल्ली का शासक बने या दिल्ली पे आधिपत्य करें। उन्होंने इसी बीच जो बहलोल लोदी के भाई थे कुतुब खां जो थे, जो दिल्ली के उस समय वजीर थे, हामिद खां थे, हामिद खां को गिरफ्तार कर लेते हैं और उनसे कहा जाता है कि आप राज्य के भलाई के लिए या राज्य के कल्याण के लिए कुछ दिन विश्राम करें। विश्राम करने के कहा गया था। इस बार उसके पश्चात उन्हें कुछ दिन बाद कैद कर लिया जाता है। उसके बाद अंत में उनका वध कर दिया जाता है। ये होता है। और इस प्रकार जो बहलोल लोदी होते हैं, बहलोल लोदी जो अलाउद्दीन आलम शाह होते हैं, उन्हें दिल्ली आने के लिए आमंत्रित करते हैं कि आइए आप सुल्तान, या कह सकते हैं जो दिल्ली की बागडोर है उसको संभालिए। लेकिन वे आने से इनकार कर देते हैं। इस प्रकार वे आने से इनकार कर देने के पश्चात जो दिल्ली शासन होता है, या कह सकते हैं दिल्ली की बागडोर होती है, उन्हें आसानी से, या कह सकते हैं जो बहलोल लोदी होते हैं, उन्हें आसानी से दिल्ली की बागडोर, या कह सकते हैं दिल्ली की सिंहासन आसीन हो जाता है या प्राप्त हो जाता है। उन्हें किसी से भी संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये आपको कल की क्लास में इतना बता दिया गया था। और इसी के साथ साथ बताया गया था कि उन्होंने कब सिंहासन आसीन किया था। 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को ये दिल्ली के सिंहासन आसीन होते हैं। आसीन होने के पश्चात ही अब आज की क्लास में हम लोग देखेंगे उनके कार्यकाल। पहले लिख देते हैं बहलोल लोदी कार्यकाल। बहलोल लोदी, अब इनके कार्यकाल की बात की जाए तो इनका कार्यकाल होता है 1451 से लेके 1489 ईस्वी के बीच इनका कार्यकाल होता है। जब ये दिल्ली की सिंहासन या दिल्ली की बागडोर पे आसीन होते हैं तो इन्होंने बहलोल लोदी के नाम से ये दिल्ली की बागडोर संभालते नहीं हैं। इन्होंने दिल्ली की बागडोर बहलोल शाह गांजी के नाम से स्वीकृत करते हैं। ये किस दिल्ली की बागडोर किस नाम से आसीन करते हैं, कहते हैं प्राप्त करते हैं? बहलोल शाह गांजी के नाम से ये दिल्ली की बागडोर पे आसीन होते हैं। किस नाम से? बहलोल शाह गांजी के नाम से इन्होंने दिल्ली की बागडोर संभालते हैं। उसके पश्चात बाद में इन्होंने अपने नाम को बहलोल लोदी स्थापित करते हैं। बहलोल लोदी इन्होंने अपना नाम रखते हैं। इसी के साथ साथ इन्होंने जो सिक्का चलाया था, या कह सकते हैं उनके साम्राज्य में जब कोई शासक बनता है, या जैसे कोई नया राज्य स्थापित करता है या उस पर कोई शासक बनता है, तो वो 2 कार्य सबसे पहले करते हैं। वे 2 कार्य होते हैं। उन्होंने अपने नाम का, कह सकते हैं जो बहलोल लोदी होते हैं, सबसे पहले उन्होंने अपने नाम का खुतबा पढ़वाते हैं। क्या करते हैं? अपने नाम का खुतबा पढ़वाते हैं। नाम का खुतबा पढ़वाते हैं। खुतबा पढ़वाने के पश्चात उन्होंने दूसरा जो कार्य करते हैं, कोई भी शासक होता है या सुल्तान बनता है तो वो खुतबा पढ़ाता है, उसके साथ साथ वे अपने नाम का सिक्का जारी करता है। दूसरे क्या कार्य करते हैं? सिक्का जारी करते हैं। और वे सिक्का, जो उन्होंने सिक्का जारी करते हैं, उस सिक्के का नाम होता है, इन्होंने अपने शासनकाल में एक सिक्का जारी करता है। जो उन्होंने सिक्का जारी करते हैं उसको क्या कहते हैं? वो सिक्का होता है बहलोल सिक्का कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बहलोल सिक्का। इन्होंने अपने साम्राज्य में कौन सा सिक्का जारी करते हैं? बहलोल सिक्का। ये सिक्का देखा जाए तो तब तक चलता रहता है जब मुगल काल में, अकबर के शासनकाल से पहले भी ये सिक्का तब तक शासन में या संचालन में प्रारंभ या शासन या संचालन में चल रहा था। कौन सा सिक्का? बहलोल सिक्का। इसकी स्थापना क्या कर सकते हैं? इसका प्रचलन किसने करते हैं? बहलोल लोदी करते हैं। ये अपने साम्राज्य में करते हैं। ये इसका प्रचलन काफ़ी लंबे समय तक होता है। आप कह सकते हैं जब मुगल काल होता है, मुगल काल में अकबर के शासनकालीन से पहले, तब तक ये सिक्का प्रचलन में था या प्रशासनिक विभाग में कार्य करता था। अब हम लोग जान लेते हैं बहलोल लोदी आखिर भी अपने प्रजा के हित में कैसे कैसे कार्य करते हैं। देखा जाए तो जो बहलोल लोदी होते हैं, बहलोल लोदी जब दिल्ली की बागडोर या दिल्ली के आधिपत्य करना चाहते थे, इनके साथ कई और लोग थे, कह सकते हैं इनके जो सगे संबंधी थे, वे भी दिल्ली के प्रशासनिक भागों में कार्य कर रहे थे। जब इन्होंने दिल्ली की बागडोर संभाले, जो इनके सहयोगी थे या इनके जो रिश्तेदार थे, वे भी उच्च पदों पर आसीन होना चाहते थे, या कह सकते हैं कि वे ना चाहते हुए भी, जो बहलोल लोदी हैं, वे ना चाहते हुए भी इनको उच्च पदों पर, या कह सकते हैं इनके आर्थिक सहायता करने लगे। जब आर्थिक सहायता इनकी होने लगी तो जो इनके रिश्तेदार हो सकते हैं या इनके जो सहयोगी थे, वे भी काफ़ी अमीर वर्ग के हो गए। अगर देखा जाए तो अगर ये जो बहलोल लोदी होते हैं, अगर उनकी सहयोग या सहायता नहीं करते हैं, तो अंत में जो इनके सहयोगी या रिश्तेदार होते हैं, वे दूसरे जो कह सकते हैं दिल्ली के अपोनेंट, या कह सकते हैं जो दिल्ली के विरोधी शासक होते हैं, या उनके सहयोग में चले जाते हैं, और अंत में जो बहलोल लोदी होते हैं उनके ऊपर आक्रमण करने के पश्चात इन्हें पराजित कर जाते हैं। और पराजित होने के पश्चात जो
दिल्ली सल्तनत में एक नया वंश की स्थापना होने से पहले ही कुछ समय पश्चात वह समापन हो जाता है। इसी वजह से इन्होंने धीरे धीरे इन सबको कमज़ोर करने की एक रणनीति बनाई। पहले इनको सहयोग करते हैं कि हाँ ठीक है, वे दिल्ली पे अपना आधिपत्य कह सकते हैं पूरा जोर दिल्ली को अपने अधीन कर लेने के पश्चात फिर वे उनको जो उनके सहयोगी थे या उनके जो रिश्तेदार थे उनको धीरे धीरे कमज़ोर करने लगते हैं। जो बहलोल लोधी होते हैं, बहलोल लोधी का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था जो जौनपुर को एक स्वतंत्र स्वायत्त या कह सकते हैं जौनपुर को वे दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित कर जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इनका युद्ध कौन था? सबसे महत्वपूर्ण सफलता, सबसे महत्वपूर्ण सफलता, सबसे महत्वपूर्ण सफलता ये जौनपुर राज्य को या कह सकते हैं जौनपुर क्षेत्र को दिल्ली सल्तनत के अधीन लाना चाहते थे, अधीन लाना चाहते थे। ये दिल्ली सल्तनत के अधीन लाना चाहते थे, लेकिन उस समय जो कह सकते हैं कि जो सरकी वंश था, सरकी वंश के उस समय शासक होते हैं, सरकी वंश के शासक, सरकी वंश के जो शासक थे उस समय महमूद शाह। उस समय कौन थे? उनके साथ जो सरकी वंश के शासक थे महमूद शाह थे। शासक कौन थे? महमूद शाह। महमूद शाह ये सरकी वंश के संस्थापक, सरकी वंश से संबंध है कह सकते हैं। उस समय जो जौनपुर था, जौनपुर के ये उस समय शासक हुआ करते थे महमूद शाह। महमूद शाह जब शासक थे उसी के शासनकाल में जो सैयद वंश थे, सैयद उनके सबसे आखिरी सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह थे। जो अलाउद्दीन आलम शाह की जो पुत्री थी उनसे इनका विवाह होता है। किसके विवाह होता है? जो सरकी शासक होते हैं महमूद शाह का विवाह होता है अलाउद्दीन आलम शाह के सबसे आलम शाह की पुत्री से। आलम शाह की पुत्री से जब विवाह होता है तो जब विवाह होने के पश्चात देखा जाए तो दिल्ली के या उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार दिल्ली की बागडोर अब किसके हाथ में होनी चाहिए? ये महमूद शाह के हाथों में होना चाहिए। जबकि बहलोल लोधी होते हैं, बहलोल लोधी चाहते हैं कि वे दिल्ली की बागडोर संभाले। इसी वजह से उनके अपने यह कह सकते हैं अपने साम्राज्य में या कह सकते हैं अपने जीवन काल में सबसे ज़्यादा जो आक्रमण किए हैं जो होता है जौनपुर राज्य को, जौनपुर पे उन्होंने आक्रमण करते हैं और अंत में वे सफल होते हैं। इस वजह से ये इनका सबसे ज़्यादा संघर्ष देखा जाए तो कैसे होता है? जो जौनपुर के शासक होते हैं, जो सरकी वंश होता है, उनसे इनका सबसे ज़्यादा संघर्ष होता है। जो बहलोल लोधी होते हैं, बहलोल लोधी का देखा जाए तो जो वे अफ़गान से संबंध होने के साथ साथ ये हिंदू धर्म के लोग थे उनसे भी उनका अच्छा सा खासा संबंध था, कह सकते हैं। हिंदू से सहिष्णुपूर्ण संबंध था। हिंदुओं से भी इनके सहिष्णुपूर्ण संबंध थे, सहिष्णुपूर्ण संबंध था। इसी के साथ साथ इनके शासनकाल में यह कह सकते हैं इनके साम्राज्य में कई उच्च पदाधिकारी जो होते हैं वे हिंदू धर्म से संबंधित होते हैं। जैसे आप कह सकते हैं जो हिंदू सरदार थे, हिंदू सरदारों में जो हिंदू सरदार थे इनके शासनकाल में राजा करण सिंह थे। कौन थे? राय करण सिंह, राय करण सिंह थे। दूसरे थे राय प्रताप सिंह। और तीसरे जो होते थे इनके शासनकाल में जो हिंदू सरदार होते हैं, तीसरे थे राय नरसिंह थे। कौन थे? राय नरसिंह थे। और चौथे थे राय त्रिलोचन। तीसरे थे राय त्रिलोक चंद्र। ऐसे तमाम हिंदू जो सरदार थे इनके शासनकाल में, ये कह सकते हैं इनके साम्राज्य में शासन कर रहे थे। कौन थे? पहले देख लीजिए, राय करण सिंह थे, राय प्रताप सिंह थे, राय नरसिंह थे, राय त्रिलोक चंद्र थे। ऐसे तमाम हिंदू सरदार इनके शासनकाल में शासन कर रहे थे। इस तरह से उसके बाद इन्होंने जब जो बहलोल लोधी थे, बहलोल लोधी का अंतिम आक्रमण की बात की जाए तो इन्होंने अंतिम आक्रमण कहाँ पे करते हैं? ग्वालियर में करते हैं। कहाँ पे अंतिम आक्रमण कहाँ होता है इनका? अंतिम आक्रमण ग्वालियर पे करते हैं। इनका अंतिम आक्रमण कहाँ करते हैं? ये ग्वालियर पे अंतिम आक्रमण करते हैं। आक्रमण के करने के पश्चात जब ये
जब ये आक्रमण ग्वालियर पे आक्रमण करते हैं तो आक्रमण करने के पश्चात जो वहाँ के राजा मान सिंह थे, कौन थे? ग्वालियर के राजा राजा मान सिंह थे। राजा मान सिंह थे। राजा मान सिंह और कह सकते हैं बहलोल लोदी के बीच संधि हो जाती है। संधि होने के पश्चात जो बहलोल लोदी को मान सिंह ने 80 लाख टन का देते हैं। कितना देते हैं? 80 लाख टन का दे देते हैं। ग्वालियर पे आक्रमण करने के पश्चात बहलोल लोदी को कितना धन मिलता है? वहाँ से जो ग्वालियर से बहलोल लोदी को 80 लाख टन का धन प्राप्त होता है। धन प्राप्त होने के पश्चात वे जब दिल्ली की तरफ आ रहे थे, या कह सकते हैं दिल्ली के लिए वापस हो रहे थे, तो उसी बीच रास्ते में इनकी तबीयत खराब हो जाती है। किसकी? बहलोल लोदी की रास्ते में तबीयत खराब हो जाती है। और इस प्रकार देखा जाए तो जो बहलोल लोदी होते हैं, बहलोल लोदी की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु कब हो जाती है? उनकी मृत्यु हो जाती है 1489 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। 1489 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु होने से पहले इन्होंने अपने जो कह सकते हैं जो बहलोल लोदी थे, मृत्यु होने से पहले उन्होंने अपने जो तीसरे पुत्र थे, जो बहलोल लोदी थे, बहलोल लोदी के तीसरे पुत्र जो थे निजाम खां, कौन थे? निजाम खां को सुल्तान घोषित करते हैं। सुल्तान घोषित करते हैं। किसको सुल्तान घोषित करते हैं? जो बहलोल लोदी होते हैं, बहलोल लोदी अपने मृत्यु से पहले ही अपने तीसरे पुत्र कह सकते हैं जो होते हैं निजाम खां, उनको सिंहासन पे आसीन करते हैं। लेकिन आसीन करने के पश्चात जो कुछ सरदार होते हैं इसका विरोध करते हैं। आखिर वे विरोध क्यों करते हैं, इसके बारे में हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। इस प्रकार देखा जाए तो जो होते हैं बहलोल लोदी होते हैं, बहलोल लोदी की मृत्यु हो जाती है। इनका शासनकाल 1451 से लेकर 1489 ईस्वी के बीच था। इन्होंने सबसे ज़्यादा देखा जाए तो संघर्ष जौनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित करने के लिए सबसे ज़्यादा इनका संघर्ष उसी से चलता रहा। और हम लोग कल की क्लास में जो अगले शासक होते हैं, कह सकते हैं बहलोल लोदी के बाद जो अगले सुल्तान बनते हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। आखिर उन्होंने इसके आगे क्या क्या कार्य करते हैं, इन सब के बारे में हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।